दोस्तों स्वागत है आपका मेडिकल केयर सेंटर में। मैं किशन पांडे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आज हम जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है और उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनका क्या क्या काम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जानेंगे रेस्पिरेटरी लेकिन एक सेकंड सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, जिसमें हमारा कहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सेट ऑफ ऑर्गन्स दैट अलाउज पर्सन टू ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी एंड एनवायरमेंटल इंक्लूडिंग द नसल पासेज लेरिक्स ट्रेकिया ब्रोंकाइल ट्यूब्स एंड लंग्स। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा वह पार्ट है जो कि किसी भी पर्सन के लिए ब्रीथ या सांस लेना, एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना, ठीक है, बॉडी से। और ये काम किसकी मदद से किया जाता है? तो ये काम किया जाता है नसल पासेज वे, लेरिंग्स जो हमारा हो गया, ट्रेकिया हो गया और ब्रोंकाइल ट्यूब और लंग्स की सहायता से ये काम किया जाता है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है इस लोकेटेड इन द मेडुला, मतलब इसका जो सेंटर लोकेटेड रहता है वो कहाँ पाया जाता है? मेडुला में पाया जाता है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलेंट्स ब्रीथिंग, मतलब एक सबसे पावरफुल स्टिमुलेंट्स होता है जो ब्रीथिंग में वर्क करता है, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म की बात करें तो दो प्रकार से होता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या करते हैं? ब्रीथिंग एयर इनटू द लंग्स, मतलब ब्रीथ जब अपन सांस लेते हैं तो हवा का बाहर से अंदर अभी मजा आएगा ना भिड़ो जाना, मतलब फेफड़ों में जाना कहलाता है इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन क्या कहलाता है? एक्सपेलिंग एयर इनटू द लंग्स, मतलब लंग्स से हवा का बाहर आना कहलाता है एक्सपायरेशन। इसमें जो होता है इंस्पायरेशन जो है इसमें जो है मसल्स में कंसंट्रेशन होता है डायफ्राम में, जिसे एक्टिव प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि मसल्स जो होती हैं या डायफ्राम होता है वो रिलैक्स हो जाते हैं, उसमें कंसंट्रेशन नहीं होता, जिसे पैसिव प्रोसेस कहा जाता है। तो हमारा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम डेफिनेशन और मैकेनिज्म इसके आगे है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देयर फंक्शन, मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं और उनके फंक्शन क्या है, तो उसमें हमारा जो आता है पहला आता है नोज, जिसका काम है एयर का पास करना, ठीक है। फिर है माउथ, जिसका काम है, फिर हमारा जो है दूसरा है वो है माउथ, जिसका काम है पासेज और फूड एंड एयर, मतलब वो खाने का और एयर को पास करना। फिर है हमारा एपिग्लोटिस, इसका काम है लेरिंग्स ड्यूरिंग, मतलब भोजन को है लेरिंग्स तक पहुंचाना, ठीक है। फिर इसके बाद है प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसका काम है लंग्स को कवर करने का काम करती है। प्लूरल मेम्ब्रेन, लंग्स क्या हैं? ऑर्गन ऑफ गैस एक्सचेंज, मतलब एक गैस एक्सचेंज के ऑर्गन हैं। फिर है इंटरकोशल मसल्स, रेस्पिरेटरी सेल्स जो है रिब्स को मूवमेंट करने का काम करते हैं, इंटरकोशल मसल, ठीक है। डायफ्राम हो गया स्केलेटल मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, कौन सा? डायफ्राम। नसल कैविटी की बात करें तो ये करता है फिल्टर्स वार्म्स एंड मॉइस्चर एयर करता है, ठीक है। नसल जो है फिल्टर हवा को फिल्टर करना, उसको जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करने का काम करता है नसल कैविटी का। फेरेंक्स जिसे बोलते हैं थ्रोट, ये एक कॉमन पासवेज होता है फूड का और एयर का, लिक्विड का, ये जो कि पास करता है बॉडी में। लेरिंग्स की बात करें तो इसका काम होता है वॉइस प्रोड्यूस करने, प्रोडक्शन ऑफ साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है लेरिंग्स। ट्रेकिया क्या है? मेन एयरवेज है, ठीक है। ब्रोंकिल जो हो गया ब्रांचिंग ऑफ एयर स्पेस, एयरवेज का एक ब्रांच शाखा जिसे बोलते हैं। एल्वोलाई हो गया एयर सेक्स फॉर गैस एक्सचेंज के लिए वर्क करना कहलाता है, एल्वोलाई के द्वारा किया जाता है। हमारी एक डिसीज़ है जिसे बोलते हैं मेथा हीमोग्लोबिन, ये होता है भी कुछ जेनेटिक डिफिशियंसी है जो कि कुछ लोगों में पाई जाती है। एक जेनेटिक डिफिशियंसी है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कमी या डिहाइड्रोजनेस हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है, उसके कारण ये रोग होता है जो कि जेनेटिक रोग होता है, ठीक है। फिर हमारा जो है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि इसमें प्रिवेंटिंग लंग्स में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। और ये इंक्रीज जो है करता है, क्या कि ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करता है और इंस्पायरेटरी टाइम को रिड्यूस करता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किससे होता है, तो ब्लड का ट्रांसपोर्ट या CO3 कार्बन डाइऑक्साइड 3 वेज में होता है, जिसमें हम आता है डिजॉल्व स्टेट, कार्बोनिल ग्रुप्स के वजह कारण और बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। फिर आता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है
जो कि फ्री ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके हाई कंसंट्रेशन लिबरेट एंड रीचिंग द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। फिर हमारे जो है डेड स्पेस में कहते हैं एयर इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है गैसेस एक्सचेंज में, क्योंकि ये इनक्लूड हो जाती है रेस्पिरेटरी पासेज में, ठीक है। फिर टू मेंटेन इलेक्ट्रोलास्टिक न्यूट्रलाइज्ड प्लाज्मा मैनी क्लोराइड आयंस डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी एंड कार्बोनेट्स आयन फ्रॉम आरबीसी प्लाज्मा। द क्लोराइड कंटेंट ऑफ आरबीसी इंक्रीज व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट ऑफ हैमबर्गर शिफ्ट बोलते हैं इसके, ठीक है। फिर एक बोहर इफेक्ट होता है, इसका जो इफेक्ट होता है सीयू में कॉन्सेंट्रेशन और डिसोसिएशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण ये इस इफेक्ट को बोहर इफेक्ट कहते हैं। बोहर इफेक्ट शिफ्ट जो होता है इसमें जो है O2 या ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन कार्बन का जो प्रमोट्स होता है ऑक्सीजन अंदर लंग्स में, HP लंग्स में, जिसे बोलते हैं बोहर इफेक्ट शिफ्ट। फिर देखते हैं रेस्पिरेटरी जो चैनल है पास कैसा पासेज फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले एयर ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से फिर ब्रोंकुलस में, उसमें फिर उसके बाद जाती है टर्मिनल ब्रोंकुलस में, टर्मिनल ब्रोंकुलस के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकुलस में जाती है, उसके बाद एल्वेओलर डक्ट में, उसके बाद एट्रियम, एट्रियम के बाद एल्वेओलस में पहुंचती है, ठीक है। अब पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स की बात कर रहे थे, तो पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स क्लासिफाई किया जाता है 4 भाग में, जिसमें हमारा आता है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम जिसे बोलते हैं IRV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे बोलते हैं ERV, और चौथा है रेसिडुअल वॉल्यूम जिसे बोलते हैं RV। अभी उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ एवरी नॉर्मल ब्रीथ विदाउट एनी एफर्ट, मतलब बिना किसी एफर्ट के जो नॉर्मल ब्रीथ होती है उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसकी जो कैपेसिटी होती है 500 ml, ठीक है। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन जब फोर्सफुली जब एयर इनहेल्ड की जाती है, एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। इसकी जो कैपेसिटी होती है 2500 से 3000 ml तक इसकी कैपेसिटी होती है। फिर हमारी जो अगले एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे बोलते हैं ERV, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जब एक्स्ट्रा अमाउंट की जो एयर इनहेल्ड की जाती है फोर्सली, उसे बोलते हैं ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी जो कैपेसिटी होती है 1000 से 1100 ml, ठीक है। फिर है रेसिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड लंग्स एट द एंड ऑफ मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसमें जो वॉल्यूम होती है, मतलब लंग्स में जो एक्सपायरेशन के बाद जो एयर बचती है उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम जिसे बोलते हैं RV। इसकी जो कैपेसिटी होती है 1100 से 1200 ml तक इसकी जो कैपेसिटी होती है। अब हम बात कर लेते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी इसकी। तो पल्मोनरी कैपेसिटी 4 प्रकार की होती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसे IC बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जिसे FRC बोलते हैं, फिर वाइटल कैपेसिटी जिसे VC बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी जिसे TLC बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो हमारी जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं IC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो टोटल वॉल्यूम होती है पर्सन में उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको जो निकालने का फॉर्मूला होता है TB + IRB, ठीक है। मतलब टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर जो जोड़ेंगे तो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकाल आएगी, जिसको हम 30,800 ml इसके जो अमाउंट लिमिट रहती है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स, मतलब जो लंग्स में एयर बचती है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर बचती है उसे बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC, जिसका हम निकाल सकते हैं ERV और RV को प्लस करके, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम को प्लस करेंगे तो हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकल आएगी, जिसकी जो लिमिट होती है 2000 ml। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन इनहेल एंड एक्सहेल विथ मैक्सिमम एफर्ट के साथ जो इनहेल और एक्सहेल मतलब निकाली या अंदर की जाती हवा उसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसको हम निकाल सकते हैं ERV और TB को प्लस में टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको प्लस करके, और IRV जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसको प्लस करके हम वाइटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं, जिसकी हमारी जो लिमिट होती है 4800 ml तक इसकी हमारी कैपेसिटी या लिमिट होती है। फिर हमारा जो है टोटल लंग्स कैपेसिटी जिसे बोलते हैं TLC, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accumulated in the lungs and the respiratory process after a maximum expiration के बाद जो हमारी लंग्स में एयर होती है वॉल्यूम टोटल, उसको बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसको हम निकाल सकते हैं VC और RV के साथ,
ठीक है। BC मतलब हमारी वाइटल कैपेसिटी, और RV की मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम को प्लस करके हम इसको निकाल सकते हैं, जिसके हमारे निकल जाती है टोटल लंग कैपेसिटी, जिसकी जो लिमिट होती है 6000 ml होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रेस्पिरेटरी जो डिसीज़ होती हैं, जिसमें हमारी पहले आती है यूपोनिया, जिसमें नॉर्मल ब्रीथिंग रहती है। फिर हाइपोनीमिया, स्लोअर ब्रीथिंग हो जाती है। हाइपरपोनिया, जिसमें रैपिड ब्रीथिंग होती है। ट्रैकोपनिया, जिसमें रैपिड स्वेलो ब्रीथिंग होती है। ठीक है। फिर है हाइपोक्सिया, जिसमें ऑक्सीजन डिफिशियंसी टिश्यू लेवल में कम हो जाती है। फिर है डायस्पोनिया, जिसमें ब्रीथिंग इन विच द सब्जेक्ट कॉन्सिडर्स अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब ब्रेथ की शॉर्टनेस हो जाती है, उसमें बोलते हैं डायस्पेनिया। अस्थमा, स्मूथ मसल्स इन द वॉल ऑफ ब्रोंकाइल कॉस्ट, किससे होता है? स्मूथ मसल्स में स्पasm हो जाता है ब्रोंकाइल। ठीक है। फिर है यविंग, प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेशन ड्यू टू इंक्रीज CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन द लंग्स, लंग्स में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, ये बढ़ना कहलाता है याविंग। ठीक है। फिर है एम्फेसिमा, कॉस्ड बाय द ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ द थिन वॉल ऑफ एल्वोलाई। ठीक है। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अगला जो हम पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा सेंस ऑर्गन के बारे में। ठीक है। धन्यवाद।